यस, अपन आगे अपन आउटसाइड रीजन के अंदर इसका जो रेडियल इक्वेशन है कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी E1 फाइंड कर लिया। तो सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी E2 एट लेट फंक्शन इज V2। तो फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, उसी इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगा डेल स्क्वायर V2 डेल R स्क्वायर प्लस 2m H का टी स्क्वायर E1 माइनस ER स्क्वायर R V2 इजकल टू 0। ठीक है, इक्वेशन अपने पास 5 तक हो सके थे। इक्वेशन इज 6, इक्वेशन इज द 7। ठीक है, ये इक्वेशन 6 और 7 इन दोनों को अपन फिर मर्ज करेंगे। इसमें तो आगे ध्यान रखना, अपने पास से आपको एनपी स्कैटरिंग का पता हो तो उस एनपी स्कैटरिंग में लास्ट जब अपन लिमिटेशन शोल आउट करते हैं तो अपन को रिक्वायर्ड होती है फंक्शन V1 और V2 की। तो इन इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही V1 V2 फाइंड आउट होगा, इक्वेशन 6 और 7। तो उसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ जिनका सॉल्यूशन आगे फिर रिक्वायर्ड होगी अपन को। यहाँ पर लेट वही जो अपने पास 2m अपॉन E1 H का टी स्क्वायर इक्वल टू K1 स्क्वायर कर देंगे। और दूसरा अपने पास एक वैल्यू आ रही है 2m E स्क्वायर अपॉन H का टी स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल R एक सब्स्टिट्यूट किया गया है। जो डायमेंशन है रेडबर्ग कांस्टेंट के डायमेंशन के टर्म में आता है, इसलिए इसको वैल्यूज टाइप पे लिखते हैं। तो इस टाइप का यदि अपना एज्यूशन कर लें, मतलब इन दोनों इक्वेशन में, और K1 K2 की वैल्यू जो पहले अपने एज्यूम की थी, जैसे 2m E1 अपॉन H का टी स्क्वायर K1 स्क्वायर माना था, 2m E2 H का टी स्क्वायर इक्वल टू K2 स्क्वायर माना था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन 6 देखो डेल स्क्वायर V1 डेल R स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में आ रही 1 अपॉन स्मॉल r कैपिटल R। ठीक है, V1 इजकल टू 0। ठीक है, इक्वेशन 8 ये याद रखना, इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। देखो स्पेशली अपने पास पहले जो एनपी स्कैटरिंग में जो आउटसाइड रीजन डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी वो सिंप्लीफाइड एसएसएम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म में आई थी। लेकिन यहाँ एक स्पेशली के स्क्वायर देखो यहाँ पर आ रहा है माइनस 1 अपॉन आर के आर का फंक्शन हो रहा है। जैसे अपने ऐसा अपन ड्यूटेरोन की एक्साइटेड स्टेट एल बराबर 1 पर जब अपने उसको प्रूव किया था वही मेथड आ रहा है यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, लेकिन अपन फाइंड कर सकते हैं साइन कोसाइन फंक्शन में एक विशेष टाइप के जो फंक्शंस हैं उनका सम होगा ये। ठीक है, ऐसे इक्वेशन 7 को लिख लो। देखो ये इक्वेशन 7 है, सॉरी यहाँ एनर्जी रेंज यहाँ पर मिस्टेक हुई है, E2 रखना है, ये E2 एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 2m E2 अपॉन ऐसे K2 स्क्वायर, फिर 2m अपॉन आई स्क्वायर E स्क्वायर में आएगा, तो उसको अपन क्या लिखना है 1 अपॉन R डेल स्क्वायर V2 डेल R स्क्वायर K2 स्क्वायर 1 अपॉन R कैपिटल R V2 इजकल टू 0। यह है इक्वेशन 9। नोट कर लो इक्वेशन 8 और 9 जिनका सॉल्यूशन अपन को परफेक्टली फाइंड आउट करना है, स्पेशली कोई सीरीज मेथड से। जैसे अपन बेसल इक्वेशन हेर्माइट इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो बेसल टाइप की इक्वेशन बनती है, फर्स्ट ऑर्डर का बेसल फंक्शन बनता है, जो बेसल फंक्शन के टर्म्स में इसकी सीरीज सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट करेंगे। पावर सीरीज सॉल्यूशन होता है मैथमेटिकल फिजिक्स में, लास्ट या सेकंड लास्ट जो यूनिट होती है उस यूनिट के अंदर अपन स्पेशली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में, जैसे लेजेंड्रे एसोसिएट लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन और अपने पास हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उनका एक पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ ये पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इनका, जो अपने एक
यहां पर केवल अपने एक बेसिक फंक्शन के रूप में डिफाइन करके अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, लेकिन अपन को तो इनको इस इक्वेशन 8 और 9 को मर्ज करके अपन को इक्वेशन 5 से कनेक्ट करना है, इनसाइड और आउटसाइड रीजन को, जो अपन इफेक्टिव रेंज थ्योरी में इंक्लूड करते हैं। तो देख, इक्वेशन 8 को V2 से मल्टीप्लाई कर लो और इक्वेशन 9 को V1 से मल्टीप्लाई कर लो। डेल स्क्वायर, पहले कि V2 से कर रहे हैं, डेल स्क्वायर V1 R स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कैपिटल R V1 और V2 इजकल टू 0। इक्वेशन 8 से इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन 9 से लिखो V1 डेल स्क्वायर V2 डेल R स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर 1 अपॉन स्मॉल कैपिटल R वही V1 V2 इजकल टू 0। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लें, माइनस प्लस। इक्वेशन 8 और 9 का एक मर्ज इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन 8 को V2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 9 को V1 से, और दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट में इधर आ जाएगा V2 डेल स्क्वायर V1 डेल R स्क्वायर माइनस V1 V2 डेल R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ नेगेटिव टर्म में, नेगेटिव में आएगा। K1 K2 स्क्वायर वाले को एक जगह लिख लो, ये सेकंड वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और ये K2 नेगेटिव में K1 पॉजिटिव में, और बाहर V1 V2 मल्टीप्लाई में, सेकंड टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर V1 V2 इजकल टू 0। तो अपने पास देखें, इन दोनों टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन को अपन इक्वेशन 5 से कंपेयर, 5 का देखो, पहले इसको शॉर्ट में लिख लें, V2 V1 डबल डैश V1 V2 डबल डैश, वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्लस K1 K2 स्क्वायर V1 V2 इजकल टू 0। ये इक्वेशन हो गई मान लो कि 10। ठीक, 8 और 9 का सॉल्यूशन तो अपन को रिक्वायर्ड होगा। अब इक्वेशन 5 इनसाइड रीजन के कंबाइंड फॉर्म से फाइंड हुई थी, तो अपने पास यहां पर देखिए ये इक्वेशन 10 किससे फाइंड हो रही है, आउटसाइड की दो कंबाइंड इक्वेशन से। तो अपन इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दें तो अपने पास एक रिजल्टेंट कंबाइंड इनसाइड आउटसाइड रीजन की आ जाएगी। तो इक्वेशन 10 माइनस इक्वेशन 5, मतलब 10 में से 5, 10 ये है, 5 वो है, अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म, उसकी फर्स्ट टर्म को एक जगह सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, U1 डबल डैश, एक जगह लिख लो इनको, सेकेंड माइनस, तो वो भी माइनस में है लेकिन नेगेटिव में रहेगी, V1 V2 डैश, वो पॉजिटिव हो जाएगी, K1 में कॉमन है, K1 इक्वेशन
इस इक्वेशन को और ये जो अपने पास एक स्टार्ट की जो 4 टर्म्स है, इनको कोई डिफरेंशियल ऑर्डर में लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जिसकी वैल्यू वापस यही आएगी। ठीक है, वो कैसे मैं डिफरेंशियल ऑर्डर लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसा आएगा। एक एक ऑर्डर का v उसका ऑर्डर चेंज कर 1 देखो इस टर्म से वैल्यू ये वापस आनी चाहिए 4 टर्म में, साइड में इसको अपन प्रूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पहले बाद में से सॉल्यूशन पहले एक अलग से एक बार नीचे प्रूव कर देता हूँ कि जो ये वैल्यू है जो अपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म में लिखी है, ये अपने इस सर्किल की वैल्यू की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो स्टार्ट की 4 टर्म्स। तो देखिए मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ फर्स्ट यूवी से, फिर सेकंड टर्म पर चले तो एक बार U2 बाहर ले लिया तो U1 का डबल डैश बन जाएगा। ठीक है, फिर नेगेटिव, फिर U1 कांस्टेंट रहेगा तो U1 डैश भी रहेगा और U2 डैश भी रहेगा। फिर थर्ड में UV से लगाएं V1 तो V2 का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन प्लस V1 डैश भी आएगा और V2 डैश भी, और अपन V2 डैश को कांस्टेंट डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर लास्ट में UV डैश हो जाएगा, U1 डैश भी आएगा और U2 डैश भी। तो इसमें देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो गए, ये टर्म V2 डैश और V1 डैश यहाँ देखिए नेगेटिव में है, थर्ड टर्म, ये दोनों इस टर्म को कैंसिल कर रही है। U1 V2 डैश यहाँ नेगेटिव है, यहाँ U1 V2 डैश पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल कर रहे हैं। रिमेनिंग 4 टर्म्स है वो इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो मतलब इन चारों टर्म का कंबाइंड फॉर्म इस डिफरेंशियल ऑर्डर में अपन राइट कर सकते हैं। स्पेस अपना इनसाइड और आउटसाइड टोटल 0 से इन्फिनिटी तक आ जाएगा। तो टेक द इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डेल अपॉन डेल आर V2 V1 डैश U2 U1 डैश जाएगा। और जो डिफरेंशियल ऑर्डर जिसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन से ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने इसका इंटीग्रेशन लिमिट रहेगी, लिमिट तो रखेंगे
then functions and first derivative are the continuous and well defined, then at infinitive all function reduced to zero, वैनिश हो जाना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट वाली लिमिट पर ऑल फंक्शंस रिड्यूस टू जीरो, वैनिश हो जाएंगे। तो अपन एक लिमिट इनफाइनाइट वाली तो जीरो हो गई, दूसरा नेगेटिव टर्म में रह जाएगी, तो इसको अपन रिवाइज में लिखते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा और वापिस वैल्यू वही v2 v1 डैश, v2 u1 डैश, v1 v2 डैश प्लस u1 u2 डैश, केवल जीरो लिमिट, मतलब यहाँ वैल्यू है r इजकल टू जीरो, नेगेटिव चिन्ह बना दिया। इनफाइनाइट वाली पर सभी फंक्शंस जीरो, k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, इनफाइनाइट v2 माइनस v1 v2 dr, ठीक है। तो देखिए यहां अपने पास एक कंडीशन है कि u1 v2 इनसाइड फंक्शंस है, तो इनसाइड में r टेंस टू जीरो, मतलब ये अपन पहले कंसिडर भी कर चुके हैं कि साई r इजकल टू u अपॉन r होता है, तो बाय मीन्स u इजकल टू r साई r होता है, तो एट r इजकल टू जीरो u इज डेफिनेटली जीरो इनसाइड में, बट v1 v2 आर नॉट जीरो, v1 v2 आर द फंक्शन आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री के आउटसाइड में है वो, तो मतलब यहां पर r बराबर जीरो की जो v1 जो u1 वाली टर्म्स है आर बोथ आर वेनिस टेक टू जीरो, ये जो दोनों टर्म्स है वो क्या हो जाएगी जीरो, किस कंडीशन से कि इनसाइड के अंदर r बराबर जीरो पर u फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड बाय द डेफिनेशन इज ऑलवेज जीरो, तो इसका रिजल्ट रेंज थ्योरी 0 to v2 u1 u2, ठीक है, dr। पीपी स्कैटरिंग के इफेक्टिव रेंज थ्योरी का एक रिजल्टेंट इक्वेशन है, फंक्शन की वैल्यू 1 होना जरूरी नहीं, लेकिन बाय द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन द फंक्शंस आर शुड बी चूज एज एट बाउंड्री, मतलब इनसाइड रीजन से आउटसाइड रीजन की बाउंड्री, मतलब इनसाइड रीजन का सरफेस होगा, तो वहां से आगे और वहां पर नॉर्मलाइज में इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, कि बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन condition at r tends to 0 take v1 and v2 are 1 but not v1 dash are not v2 dash are not 1, ये कोई पॉसिबल नहीं है, ये तो फंक्शंस निकाल के उनका जब नॉर्मलाइज कंडीशन से निकालेंगे तो वहां से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, थोड़ा सा इजी सोल्व हो जाता है ये, तो क्या फंक्शन बन जाते हैं v1 डैश v2 डैश निकालनी है 0 पर,
K1 स्क्वायर इन्फिनिटी V2 अब देखो अपन कुछ सब्स्टिट्यूशन एज्यूशन और करते हैं कि K1 वैल्यू टेंस टू 0, E1 टेंस टू 0 ले लेते हैं, मतलब एट लो एनर्जी कंडीशन लेते हैं। लो एनर्जी कंडीशन का मतलब अपने पास ये है कि जैसे E1 टेंस टू 0 एंड आल्सो टेक E2 10 E1, मतलब वो हाई एनर्जी नहीं, लो एनर्जी रेंज लेना है। 0 तो नहीं ले सकते, ये फाइनाइट वैल्यू होगी, और E2 का तो दूसरा रेंज लिया वो भी उसके जस्ट नियर ले लें। तो ये फंक्शंस हैं, V1 इज अप्रोक्स V2 हो जाएगा, U1 फंक्शन इज अप्रोच U2 हो जाएगा। कि अपनी कंडीशन डाल दें कि एट लो एनर्जी तो अपने पास E1 E2 का जस्ट नियर क्लोज टू E2 इज क्लोज टू E1, तो इस कंडीशन फंक्शन V1 V2 को अप्रॉक्स माना जा सकता है। तो यहाँ पर डैश ड्राइव में जो डेरिवेटिव फंक्शन बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपने पास राइट साइड को थोड़ा इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे फॉर्म हो जाएगा इसके बेसिस पर, V1 डैश V2 डैश R इज इक्वल टू 0, K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर एज एस प्रोडक्ट लिख देते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, तो इसको V स्क्वायर और U स्क्वायर लिख देते हैं, ई डी आर। मान लें कि इज इक्वलेंट इक्वल है तो इसको V1 1 2 देने का कोई डिफरेंस मीनिंग नहीं रहा। तो अपने पास यहाँ तक आ गया। सो इफेक्टिव रेंज थ्योरी का डेरिवेशन यहाँ तक। अब अपन को केवल V1 डैश V2 डैश फाइंड करना है वाई द सॉल्यूशन ऑफ द 8 और 9 इक्वेशन 8 और 9, जो कौन सी इक्वेशंस थी मैं आपको वो बता रहा हूं। देखिए अपने पास इक्वेशन 8 थी, V1 अपॉन डेल आर स्क्वायर, K1 स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर कैपिटल आर, V1 इजकल टू 0। इसको सॉल्व करना है। नॉर्मलाइज कांस्टेंट अपने पास डिफाइंड है, ठीक है। एक बाउंड्री कंडीशंस में एक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करते हैं, एक स्कैटरिंग लेंथ की एट ए फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर इज रिड्यूस टू 0, उसको अपने स्कैटरिंग लेंथ कहते हैं, जहां पर फंक्शन 0 हो जाता है। एक स्कैटरिंग लेंथ की कंसेप्ट होती है कि वैल्यू ऑफ द रेडियल वैल्यू एट वेयर फंक्शन शुड 0। तो देखिए इस फंक्शन को अपन स्पेशली सिंपोटिक जिसे बोलते हैं अपन अनंत स्पर्शियों का सॉल्यूशन निकालते हैं मैथमेटिक्स में। तो सिंपोटिक सॉल्यूशन एक स्पेशल टाइप के इक्वेशन की फॉर्म है, जिसको अपन डायरेक्टली इसे सोल्व आउट सॉल्यूशन करने के लिए अपन को जिस टाइप से अपन L बराबर 1 के लिए रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अप्लाई किया था, पहले उसको एक फंक्शन y में v में चेंज किया, फिर उसको y में चेंज किया, फिर y का वापस v से फिर u और u से फिर psi निकाला था। तो अपन एक स्पेशल सिंपोटिक सॉल्यूशन इसका लेते हैं एक वेव फंक्शन के रूप में। तो इन टर्म्स ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, लेट कंसीडर v1 इजकल टू, जो v1 की वैल्यू है
वो एक कांस्टेंट सी नॉट के टर्म में, सी कांस्टेंट बाउंड्री कंडीशन से डिपेंड करेंगे। एक फंक्शन g जो इज द फंक्शन ऑफ के आर से r1 है तो k1 का होगा, k1 तो k1 r का फंक्शन होगा, प्लस कोई यहाँ पर एक फेज शिफ्टिंग में कोस डेल्टा के टर्म में, जैसे अपन उसमें जब अपन एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन लेते हैं, से यहाँ मान लो कि ये r की वैल्यू टेंस टू इंफिनिटी, तो ये सेकंड फैक्टर 0 हो गया, ठीक है, मैं बाद में समझाता हूँ। इसको f और k1 r फंक्शन के रूप में लेते हैं। ये कोई g1 g2 एक पावर सीरीज सॉल्यूशन फंक्शंस हैं, इनका सीरीज वैल्यू होगी इनकी, ठीक है, किसके टर्म में, k1 r के टर्म में। मतलब ये ऐसा कैसे लेते हैं, जैसे मैं एक अलग से थी इस टाइप की, देखो ये इक्वेशन है सिंपोथिस अनंत स्पर्शी का जो अपने फेनोमेना होता है कि एट r टेंड्स टू इंफिनिटी, ये इक्वेशन रिड्यूस कैसे हो जाएगी, डेल स्क्वायर v1 डेल स्क्वायर r प्लस k1 स्क्वायर v1 स्क्वायर इजकल टू 0। तो देन v1 इस सॉल्यूशन, इस साइन कोसाइन का जब सॉल्यूशन निकाला था अपने, और फिर वैल्यू इसका साइन में से इसलिए कि v नोट, तो साइन k1 r प्लस डेल्टा के टर्म में निकालते हैं, जहां r बराबर 0 पर इसकी कंडीशन से सॉल्यूशन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन डेल्टा एंड साइन k1 r प्लस डेल्टा, इस टाइप का सॉल्यूशन अपन ने पहले एज्यूम किया था, r टेंड्स टू इंफिनिटी पर टाइम्स का सॉल्यूशन। और इफ एट r टेंड्स टू 0 वेरी स्मॉल हो, तो इस सेकंड टर्म की वैल्यू इसके कंपैरिजन में इनफाइनाइट लार्ज हो जाएगी। तो इस इक्वेशन का मोड कैसे चेंज हो जाएगा, v1 डेल r स्क्वायर माइनस स्मॉल r कैपिटल R इजकल टू 0, ये v1 भी आएगा यहाँ, v1 इजकल टू 0, एक स्पेशल रेडियल इक्वेशन बन जाएगी ये रेडियल फंक्शन की। तो यहां पर इसका फंक्शन किसका आएगा, ये r कैपिटल R का, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो एक रेडियल सॉल्यूशन v1 इस टेंस टू कोई फंक्शन में g, इस फंक्शन स्मॉल r कैपिटल R। तो इस टाइप में अपन का सिंपोटिस्ट वेव फंक्शन सॉल्यूशन है वो इस टाइप का एज्यूम करते हैं, केवल थोड़ा सा इसका बिहेवियरिंग है एट इंफिनिटी एट टेंस टू 0 के ऊपर बिहेवियरिंग का एक पॉसिबल सॉल्यूशन का एक कंबाइंड फॉर्म जो g और f लिया है, और ये यहां डेल्टा फेज शिफ्टिंग का जो अपन पास इंफाइनाइट सिंपोथिस से आता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन ये मान लिया, इसका अकॉर्डिंग फंक्शन मैं g1 g2 के फंक्शन में रूप में एज्यूम कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर एक सी नोट की वैल्यू भी जो इसकी बाउंड्री वैल्यू कंडीशन से, वेल डिफाइंड कंडीशन से है, नॉर्मलाइजेशन से, और एक दूसरी है इसकी जो स्कैटरिंग लेंथ कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर 2 पाई, वो आपको सेट नोट यहां करना है, ईटा ई की पावर 2 पाई ईटा माइनस 1, याद रखना आपको इस टाइप से छोटा सा सिंपल फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। जहां जो ईटा एक फंक्शन लिया है वो अपने पास रेडियल फंक्शन ही है, मतलब 1/2 स्मॉल r कैपिटल R को नोट किया गया है यहाँ पर, रेडियल फंक्शन है कोई, ये स्मॉल r का फंक्शन है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन एक फाइंड होता है अपने सॉल्यूशन में, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक पावर सीरीज टाइप के सॉल्यूशन में एक सिंपोटिक वेव फंक्शन नेचर में सॉल्यूशन इस टाइप का माना गया है, ठीक है। जब इसको अपन वैल्यू रखें, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इसका अपन r टेंड्स टू 0 पर इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन लेंगे तो किसी फंक्शन के टर्म में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए इसमें तो अपन को रखना है वैल्यू, यहां तो अपन वैल्यू, अब इसको देखो अपन v डैश v1 नहीं चाहिए अपन को, मतलब एक कंडीशन भी है इसमें कि एट r इजकल टू 0 देन v1 शुड बी 1, इसकी नॉर्मलाइज कंडीशन से प्रूफ हो गई, तभी तो सी नोट की वैल्यू निकालते हैं अपन इसमें। तो v1 डैश निकालना है अपन,
ठीक है। तो V1 डैश कैसे आएगा, जब अपने पास एक कांस्टेंट C नॉट G डेल अपॉन डेल आर प्लस कोस डेल्टा डेल एफ अपॉन डेल आर, K1 का फंक्शन है तो K1 के फंक्शन में आ जाएगी। ठीक है, अपने पास यहाँ जो भी अपने पास सी सॉल्यूशन फंक्शन आए, अपने पास ये ना सी नोट कांस्टेंट था, सो इसमें वैल्यू अपने ली वो राइट कर लेना। सी नोट का मान 1/2 कैपिटल आर K1 के टर्म में आएगा। आर स्मॉल आर का फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है। अभी मैंने लिखा था 2 स्मॉल आर ने K1 का फंक्शन है। अब दोनों का जो यही तो फंक्शन है आर के, K1 आर और K1 आर, तो डिफरेंशियल ऑर्डर फंक्शन होगा। तो ये जी और एफ का जो एक मॉडिफिकेशन जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, आर बराबर 0 पे इसकी सी नोट की जो वैल्यू है फिक्स आएगी। ठीक है, तो अपन इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन के अंदर एक या दो टर्म तक इसके जब अपन वैल्यू डिफाइन करते हैं और r टेंड्स टू 0, मतलब वैल्यू क्या निकालनी है अपन को, v1 डैश की एट r बराबर 0 पर। ठीक है, तो मैं यहाँ की इस फंक्शन के पावर सीरीज एक्सपेंशन के द्वारा वी कैन राइट v10 इज, तो फिक्स वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है कि c नॉट, ठीक है, c नॉट 2 अपन नोट कर, ठीक है, c नॉट है कोई फंक्शन है h, ठीक है, और वहां जो अपने पास h अपने पास कैपिटल R का फंक्शन है, कोई h कोई पावर सीरीज सॉल्यूशन है बराबर 1 2 3 में मैं h का फंक्शन ले लिया। ठीक है, तो उसके टर्म में अपन इस g को भी अपन कोई दूसरा फंक्शन में h यहाँ स्मॉल f ले लेता हूँ। ठीक है, वो किसका फंक्शन है, कोई k का। इस g में h और k दोनों ही हैं, तो यहाँ पर भी k आएगा, फंक्शन ऑफ k एंड r, और ये भी k एंड r। लेकिन एक cos डेल्टा एस तो रहेगा, cos डेल्टा फंक्शन f k r। तो पावर सीरीज में इस टाइप का कौन सा सॉल्यूशन लेट कर सकते हैं। दूसरा अपने पास जो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कोफिशिएंट में जब से पावर सीरीज एक्सपेंशन करें, जैसे अपन मान लो g फंक्शन k का कोई साइन फंक्शन था, डिफरेंस तो k से कोफिशिएंट में आता है। ठीक है, तो इसका अपन एक वेल डिफाइंड सी में जैसे एच फंक्शन है तो वो कोई k से मल्टीप्लाई होगा, r से मल्टीप्लाई, r और k का कोई फंक्शन आएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ मल्टीप्लाई कोस में k और r मतलब एनर्जी का और मतलब k का फंक्शन है और डेल्टा फेज शिफ्ट का फंक्शन है v1 डॉट डैश। तो ऐसे सिमिलरली इक्वेशन जैसे ये ऐड थी, इसका सिंपोटिट वेव नेचर फंक्शन अपन एक स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड करते हैं। तो अपने पास जैसे अपन इस सिंबल इसमें k1 लेते हैं, तो मैं यहाँ एक फिक्स वैल्यू लिख देता हूँ कि यहाँ k1 आएगा, यहाँ डेल्टा 1 आएगा, यहाँ k1 आएगा। और जैसे v2 करेंगे कि दोनों का नेचर सेम है इक्वेशंस का, केवल एनर्जी वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। तो अपने पास कोई c नोट, ठीक है, h k2 कोई r का फंक्शन प्लस कोस डेल्टा 2 f k2r कोई सीरीज पावर सॉल्यूशंस है। ये फिक्स वैल्यूज में नहीं बता रहा, यहाँ पर ईटा जो अपन के आर मतलब ईटा का फंक्शन के रूप में जो अपन एक कंसिडर किया, मतलब केवल एक सिंपोटिट अनंत के इन्फाइनाइट पर नेचर के बेसिस पर एक जी और एफ फंक्शन के अंदर डिवाइड किया, जो डेराक जो इसको फेज शिफ्टिंग के टर्म में और एनर्जी के टर्म का फंक्शन है। k1 k2 अलग अलग है, दोनों का अलग अलग वैल्यू है। यहाँ अपन सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब जीरो वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको v1 डैश 0 लिख सकते हैं, इसको माइनस v2 डैश 0 लिख सकते हैं, मतलब 0 रखती है वैल्यू, इजकल टू k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी v स्क्वायर u स्क्वायर dr।
जब इन फंक्शंस की कोई वैल्यूज अपन फाइंड आउट करते हैं जहाँ अलग अलग दो वेरीज आ रहे हैं, ये मान लो एडजेक्टिव में वैल्यू को डिफाइन कर दूंगा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ऐसे फंक्शन आ रहे हैं। अपने पास इन पावर सीरीज का एक सिंपली डेफिनेशन है, कोई अपनी स्कैटरिंग लेंथ की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये प्रोटोन स्कैटरिंग के लिए एक स्कैटरिंग लेंथ का, जैसे अपन एनपी स्कैटरिंग में जस्ट वहां पर जाइए, वहां तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन था, इसलिए सिंपल सॉल्यूशन के द्वारा स्कैटरिंग लेंथ एक को अपन कंडीशन में इंक्लूड कर लिया था, लेकिन यहां पर भी वो कंडीशन इंक्लूड होगी। और अपन दो कंडीशन अपन ले जा रहे हैं कि E1 टेंस टू 0 एट लो एनर्जी और E2 आल्सो भी टेंस टू E1, मतलब यार वेरी क्लोज, तो मतलब K2 टेंस टू K1, तो डेल्टा 2 टेंस टू डेल्टा 1, मतलब सारे जो कॉन्स्टेंट्स है अप्रोक्सीमेट 1 2 टेंस टू जाएंगे। फर्स्ट और डिफरेंशियल ऑर्डर कभी भी इक्वल नहीं होंगे, मतलब ये वैल्यू 0 नहीं आएगी कभी भी, लेकिन इनको अपन एक स्पेशली वर्ड्स में लिख सकते हैं कि K1 K2 के, मतलब K1 K2 ने एक के ही वर्ड्स लिख लें, और दूसरा जो इस वैल्यू रखने के बाद में इस टर्म में कि इनको अपन डिफाइंड एक अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन लें, तो अपने पास K कोट डेल्टा में K1 K2 को मैंने K कोट डेल्टा के टर्म में, और 1 अपॉन कोई स्कैटरिंग लेंथ AP, जैसे पहले का फॉर्म था तो ये नेगेटिव में आया था, नेगेटिव K कोट डेल्टा, लेकिन यहां पर जो स्कैटरिंग लेंथ है वो प्रोटॉन स्कैटरिंग लेंथ की वो डेफिनेशन होगी इसी फंक्शन के टर्म में, ठीक है, कि अपन एग्जैक्टली पूरा F S का और F का पावर सीरीज एक्सपेंशन की वैल्यू यदि आपको राइट लिखनी हो तो अपने बुक्स के अंदर कंप्लीटली पावर सीरीज एक्सपेंशन वैल्यू दे रखी है, वो एक्सपेंशन वैल्यूज यहां पर लग दें तो अपने पास मोर देन 2 टर्म्स आ जाएगी। फिर उन टर्म्स के अंदर ये कंडीशन जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका एप्रोक्सीमेशंस इस टाइप में आता है, माइनस के कोट डेल्टा प्लस 1 अपॉन AP, वेयर AP इज द स्कैटरिंग लेंथ फॉर PP, ठीक है, प्रोटॉन के लिए स्कैटरिंग लेंथ है, और जिसकी वैल्यू राइट साइड के अंदर अपने पास है K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर। आपको ये हो रहा है K1 K2 बराबर 0 नहीं, तो जस्ट टेंस टू, तो उसमें अप्रोक्सीमेशन फंक्शंस जो पावर सीरीज है वो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक सिंगल वैल्यू टेंस टू में इक्वल नहीं होती है। हाँ, K1 K2 की जो फंक्शन वैल्यूज है वो अप्रोक्स सेम हो सकती है, K1 माइनस K2। अब अपने पास 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया और एक इंटीग्रेशन 0 से तो V स्क्वायर U स्क्वायर dr का है, इस इंटीग्रेशन को अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू लेंथ, इस इक्वेशन की डायमेंशन को लेंथ तो R नोट P, जैसे P से नोट किया जाता है कभी, तो प्रोटॉन स्कैटरिंग के लिए इफेक्टिव रेंज वैल्यू आती है, वो इंटीग्रेशन एक डायमेंशन लेस में आता है, तो अपने पास सिंपली फॉर्म वही K कोट डेल्टा प्लस 1 अपॉन AP इजकल टू K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर बाई 2 R नॉट P, ये रिलेशन अपने पास आ जाता है। अब कोट डेल्टा से कोट डेल्टा की वैल्यू निकाल लो, नेगेटिव पॉजिटिव का साइन चेंज हो सकता है, K2 स्क्वायर माइनस K1 होगा यदि नेगेटिव है तो अपने पास इससे इस टाइप का डेरिवेशन आ जाएगा, इस टाइप के लो एनर्जी स्कैटरिंग के बेसिस पर, ठीक है। और अपने पास इस कोट डेल्टा से क्या निकालना है, साइन डेल्टा, और साइन डेल्टा की वैल्यू कहां लिखनी है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा के फॉर्मूले में। तो PP स्कैटरिंग के लिए इफेक्टिव रेंज थ्योरी से स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक है। ये अपना एक इफेक्टिव रेंज थ्योरी का टोटल एक्सपेंशन था, ठीक है। आज ही क्लास में इतना ही होगा। ओके, थैंक्स।